हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था और वेक्टर में देखा था कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर को लिखते हैं। वेक्टर अगर पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे हम वेक्टर जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हमने वेक्टर्स देखे थे। इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कम्प्लीटली बेस्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, और वेक्टर्स में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो सब चीज़ों का एप्लीकेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे करके देखेंगे कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो अपने बेसिकली जो इसमें यूज़ होगा वो एक तो डॉट प्रोडक्ट है ना। आपको दो तीन चीज़ें बताई थी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और एक और पार्ट है इसका जिसमें हम बोल रहे हैं कोलिनियर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैक्सिमम टाइम पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कैसे कैसे यूज होता है और इसी का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे वेक्टर के एप्लीकेशन में आती है वो है लाइन का इक्वेशन, है ना। तो हम लोगों ने 2D में लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा था, याद होगा आपको, है ना। 2D में हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा था। अब हम यही चीज़ें 3D स्पेस में लिखना सीखेंगे कि 3D स्पेस अगर हमारे पास होता है तो उसमें हम लाइन का इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो आपको क्योंकि ये 3D कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होगा। ठीक है, और z एक्सिस होगा तो हमारे पास इस तरीके से अगर हम पॉइंट की बात करें इसमें, तो इसमें अगर हमको एक पॉइंट लिखना है तो पॉइंट हम कैसे लिख पाएंगे, x, y, z फॉर्मेट का, है ना। तो हमें तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं। पहली चीज जो लाइन के लिए है वो ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और कोई बोलता है कि इस एक पॉइंट से हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जैसे 2D में किया था हम लोगों ने, सेम वही चीज़ है, एक लाइन से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, है कि नहीं। तो एक लाइन, एक पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम उससे इनफाइनाइटली मेनी लाइन निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे यूनिक लाइन का इक्वेशन लिखना है कि नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए क्या होगा, तो उसके लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होगा, है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने 2D में भी स्टार्ट किया था, तो 2D में और 3D में सेम तरीके का चीजें है कि एक लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो हमें क्या चाहिए होगा, दो पॉइंट चाहिए होगा, P और Q। ठीक है, सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे P और Q पॉइंट जो होगा वो किसके फॉर्मेट में होगा, वो यहाँ पे P और Q पॉइंट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे मान लो ये मैं P पॉइंट ले लेता हूँ, x1, y1, z1, है कि नहीं, और x2, y2, z2। अब इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक लाइन मिलेगा, है कि नहीं। तो दो पॉइंट से हमारे पास एक यूनिक लाइन फॉर्म हो सकता है, तो हमें इसी लाइन की इक्वेशन को लिखना सीखना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा 2D वाला पार्ट आपको याद दिला दूं कि 2D में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी थी। एक और चीज आपको याद होगा कि जब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं 3D में, है ना, तो इसी पॉइंट को मैं वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको a वेक्टर लिखता हूं, है ना, और इसको मैं b वेक्टर लिखता हूं, तो ये a वेक्टर और b वेक्टर क्या होगा, एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर होंगे, है कि नहीं। तो आपको पहले भी वेक्टर वाले पार्ट में मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और एक्चुअली में वेक्टर क्या होता है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर को ही मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, है ना। तो ये मेरा ए वेक्टर है। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दूं ओरिजिन से तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, बी वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो कहीं भी अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन कि इनिशियल पॉइंट उसका कहां पे होता है, इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन पे होता है और फाइनल पॉइंट गिवन पॉइंट पे होता है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो वो वेक्टर बन जाता है। तो एक्चुअली में अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आप उसको पॉइंट के टर्म्स में भी समझ सकते हो कि वो पॉइंट का लोकेशन हमें दिया हुआ है ना। तो क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा अगर पॉइंट शो करना होगा तो वो हमेशा आपको क्या देगा, पोजीशन वेक्टर ही देगा, है कि नहीं। तो इस वेक्टर का मतलब क्या है, ये पॉइंट्स है, ये दोनों क्या है हमारे लिए,
यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ए और बी जो वेक्टर लिखा हुआ है, साइन तो वेक्टर का है लेकिन इसका मतलब क्या है, पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन में ये चीजें पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में वेक्टर लिखा हुआ है या पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर होगा तो वो मेरे लिए पॉइंट की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको 2D वाले पार्ट में रिवाइज करा दूं कि 2D वाले पार्ट में हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे 3D में भी लाइन का इक्वेशन लिखने का ट्राई करेंगे। तो आपको याद हो कि अगर आपके पास 2D में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था, है ना। तो ये x1 y1 दिया हुआ है, ये x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट हमें दिया हुआ है तो दो पॉइंट से हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखना आता है। तो हम पहले क्या करते थे, इस दोनों पॉइंट को यूज करके हम एक स्लोप निकाल लेंगे, याद होगा। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है कि नहीं। और एक हमें जनरल पॉइंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक जनरल पॉइंट x, y फॉर्मेट का ले लेता हूँ, ठीक है। और इस दोनों से हम एक और स्लोप का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से स्लोप का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्योंकि ये सेम लाइन का दोनों स्लोप है, ये भी m है तो ये भी क्या होगा, m ही होगा। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ से जब हम इक्वेट करते थे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो जाती थी, है ना। x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। और यहाँ से आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई में रिलेशन जब निकालते थे तो वो किस फॉर्मेट का बनता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो जाती थी, है ना। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। मान लो कि अब हम 3D में लाइन की इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्मेट में, है ना, इक्वेशन ऑफ लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D में बात कर रहे हैं, इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। और 2 पॉइंट फॉर्म में भी हम एक्चुअली में किस टाइप का, ये 3D की बात हो रही है और हम यहाँ पे एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की। यानी जो भी हमारे पास पॉइंट दिया होगा वो किसके फॉर्म में दिया होगा, पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर, है ना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर इसका मतलब ये दोनों क्या है मेरे लिए, ये दोनों मेरे लिए पॉइंट्स है कि नहीं। तो ओरिजिन कहीं पे होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट का ए वेक्टर है और ये वाला मेरे पास बी वेक्टर है। और क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से हम एक लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो इस दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। और इसी लाइन की इक्वेशन, ये जो एल है, ये हमें लिखना है। तो देखो जैसे हमने 2D वाले पार्ट में किया था, हमने क्या किया था, स्लोप निकाला था। तो यहाँ पे 3D में स्लोप का कोई मतलब नहीं होता है ना। 3D में स्लोप का क्या मतलब होता है, 3D में यहाँ पे भी जो ये m होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3D में हम tan थीटा कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सेम उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो जैसे 2D में आपका tan थीटा काम करता था, सेम तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन में काम करते हैं, ठीक है। यानी इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, है ना। इस लाइन का कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन कोसाइन होगा, ठीक है। अब देखो कि जैसे 2D वाले पार्ट में आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक जनरल पॉइंट लिया था x, y फॉर्मेट का, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे एक जनरल पॉइंट लेना होगा तो मैं क्या लूंगा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो जनरल फॉर्मेट में हम यहाँ पे एक पॉइंट को r वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो r मेरा क्या है, ये मेरा हो गया जनरल पॉइंट, ये क्या है, जनरल पॉइंट, है ना। तो क्योंकि वेक्टर के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं तो हम इसको आर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये भी आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ही है कि नहीं। तो जनरल वेक्टर है, क्योंकि मैंने वेक्टर लिखा है तो ये भी क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। अब देखो कि अगर ये तीनों पॉइंट ए वेक्टर, आर वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये तीनों
सेम लाइन पे लाई कर रहा है ना, सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये तीनों केसेस क्या हो गया, कोलिनियर का बोल सकते हैं कि नहीं। ए पॉइंट, ए वेक्टर, आर वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये तीनों क्या एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है, और ये तीनों क्या हो गया, आर कोलिनियर। ठीक है, और आपको वेक्टर में याद हो कि जब भी हमारे पास कुछ कोलिनियर कंडीशन आती है तो कोलिनियर कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो कोलिनियर वाले पार्ट का मैं रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, कोलिनियर वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोलिनियर वाला कंडीशन हो तो हमें हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, है कि नहीं, स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये चीज मैंने आपको वहां पे मैंने बताई थी कि कोलिनियर वाले कंडीशन में जब भी हमारे पास कोलिनियर का कंडीशन होगा तो हम यही वाला पार्ट यूज करेंगे, है ना। यहां पे भी देखो मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है, लेकिन क्या हम ये डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, पॉइंट्स है। तो पहले हमें वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं वेक्टर कैसे जनरेट करूंगा, मैं पहले इस दोनों से एक वेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों नोन वेक्टर है। जैसे वहां पे मैंने नोन पॉइंट से स्लोप निकाला था, तो यहां से वेक्टर ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए, है कि नहीं, ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए। और एक गिवन पॉइंट और एक जनरल पॉइंट को लेके मैं फिर से एक वेक्टर बनाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, r माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं r माइनस ए वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, है ना। और ये सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये वेक्टर नहीं है, क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा ये तीनों। और यहां पे ये तीनों क्या होंगे, आर कोलिनियर वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर है ना, ये तीनों पॉइंट्स थे मेरे पास और ये दोनों वेक्टर है। और जब भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर आएगा तो कोलिनियर वेक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोलिनियर वेक्टर के लिए एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है कि नहीं, किस में लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल में। तो यहां पे देखो r माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर लिखा जा सकता है ना, लैम्डा माइनस ए वेक्टर। और यहां से अगर मैं r वेक्टर को लिखूं तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर, है ना। और यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, है ना, यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो ये 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये किस चीज का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। किस फॉर्मेट में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। यहां पे देखो मैं इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर प्लस ए टाइम्स लैम्डा माइनस ए वेक्टर। और इसको अगर फिगर के थ्रू आप समझोगे तो यहाँ पे मेरे पास ए था, यहाँ पे मेरे पास बी था, और इस दोनों को हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास एक लाइन बनी थी, है ना। और यही मेरा लाइन एल है और यही मेरा लाइन यहाँ पे भी एल है। तो अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन हम क्या बताएंगे, ये चीज बताएंगे। यहाँ पे 2-3 बातें समझने वाली चीज है। यहाँ पे ये चीजें क्या है, मेरे पास एक नोन पॉइंट है ना, ए वेक्टर क्या है, नोन पॉइंट, है ना, और जो कि पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, लैम्डा हमारे लिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा के बारे में बात करोगे तो ये लैम्डा क्या है, मेरे पास एक स्केलर है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर है। और b माइनस ए क्या है, एक्चुअली में एक वेक्टर है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर है ठीक है, तो इस अब देखो कि ये चीज जो है, ये चीजें एक्चुअली में लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे r एक्चुअली में हमने क्या लिया था, ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे तो r मेरा क्या था, जनरल पॉइंट था और पोजीशन वेक्टर था। यानी ये r एक्चुअली में यहाँ पे
ए जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये आपको पता है, ये वाला पार्ट भी आपको नोन है, सिर्फ इसमें अननोन क्या है, लैम्डा, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो आर पोजीशन वेक्टर है ये एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट है, लैम्डा पे डिपेंडेंट है। जब तक लैम्डा, अब ये लैम्डा क्या हो सकता है, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आपको याद होगा स्केलर होता है ना। तो लैम्डा हम किसको ले सकते हैं, रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मान लो कि लैम्डा की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, तो लैम्डा 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आर एक्चुअली में क्या बन जाएगा आपका, देखो अगर लैम्डा इक्वल टू 0, इफ लैम्डा इक्वल टू 0, तो आर वेक्टर एक्चुअली में आपको क्या दे देगा, ए वेक्टर दे देगा। इफ लैम्डा इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, है ना, तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर के इक्वल। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो आर वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा। लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आर वेक्टर यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो ये दोनों एक्चुअली में क्या है, ये दोनों आपके पास पोजीशन वेक्टर है और ये दोनों क्या है आपके पास, पॉइंट्स हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों मेरे पास पॉइंट्स हैं, यानी आर वेक्टर एक्चुअली में क्या है, जनरल पॉइंट है कि नहीं, जनरल पॉइंट है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन लैम्डा। अगर आप लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करोगे तो इस लाइन पे, है ना, इस लाइन के हर एक पॉइंट को ये आर डिनोट करेगा कि नहीं, है कि नहीं। इस लाइन के हर एक पॉइंट को ये आर डिनोट करता जाएगा, है ना, हर एक पॉइंट को ये डिनोट कर रहा है। तो यही क्योंकि जनरल पॉइंट है, लैम्डा की आप जितनी वैल्यू चूज करोगे आपको इसी लाइन के पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी लाइन एल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आर जो है वो पैरामीटर के फॉर्म में क्या दे रहा है हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है ना। आर जो है वो पैरामीटर के फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है। इसी चीज को अगर आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं लैम्डा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये आर वेक्टर क्या ये लाइन का इक्वेशन रहेगा, नहीं, तब ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, है कि नहीं। जब तक ये लैम्डा के फॉर्म में लिखा हुआ है तभी तक ये लाइन की इक्वेशन देगा। लैम्डा की अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आर क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है ना। तो जब भी हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो लाइन की इक्वेशन हमें हमेशा किसके फॉर्मेट में लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है ना। तो आर वेक्टर हम क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नोन पॉइंट हो गया, है ना, ये मेरा नोन पॉइंट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंप्लीट जो है वो एक वेक्टर है ना। ये कंप्लीट क्वांटिटी वेक्टर, ये इंडिविजुअली अपने आप में क्या है, पॉइंट्स है, लेकिन ये b माइनस ए मैंने कर दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, है कि नहीं। तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो अगर आप इस इक्वेशन से समझो, ये भी हमारे पास लाइन की ही इक्वेशन है ना। ये भी मैंने बताया आपको कि ये क्या है, लाइन की ही इक्वेशन हमारे पास है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, बस एक पॉइंट अगर हमें पता चल जाए और एक वेक्टर पता चल जाए। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर होगा लाइन के डायरेक्शन में, है ना। तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग दी लाइन, ये क्या होगा, अलोंग दी लाइन, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एक पॉइंट और एक वेक्टर अगर हमें पता होता तो हम लिख लेते, है कि नहीं। यहां पे 2 पॉइंट हमें गिवन था तो 2 पॉइंट से हमने एक्चुअली किया क्या कि 2 पॉइंट से हमने पहले एक वेक्टर ही बनाया, है कि नहीं, क्योंकि हमें वेक्टर में ही काम करना है। तो हमने 2 पॉइंट से एक वेक्टर बनाया और एक जनरल पॉइंट लेके एक और वेक्टर हमने क्रिएट किया, है कि नहीं। और इस दोनों का मैंने स्केलर मल्टीपल लिखा, यानी अगर मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिया रहे, है ना, यहां पे मुझे 2 पॉइंट गिवन था, अगर मान लो कि सेकंड कंडीशन है मुझे सिर्फ एक पॉइंट दे दे, ठीक है, ये मैंने ए मान लिया और यहां पे मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, एक वेक्टर ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये वेक्टर मेरे पास क्या है, मान लो सी वेक्टर है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर नहीं, ये क्या है, सी वेक्टर है और ये क्या है मेरे पास, पॉइंट है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये मेरे पास पॉइंट है और ये मेरे पास
वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट ए से पास कर रहा हो और इसी वेक्टर के पैरेलल हो, तो ऐसा कुछ लाइन का इक्वेशन होगा, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। क्लियर है। तो हमें ये चीज पता है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी लाइन पे एक और जनरल पॉइंट यहां पे आर ले लूं, ठीक है, और इस दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये अब क्या बन गया मेरे पास, एक वेक्टर बन गया। तो अब बताओ ये वेक्टर और सी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलीनियर होगा, है कि नहीं। ये दोनों वेक्टर क्या होगा, कोलीनियर होगा। तो इसी चीज को मैं अब क्या लिख सकता हूं, आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, है ना। और यहां से देखो आर को हम क्या लिख पाएंगे, ए प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है ना। ये भी मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ऊपर वाला भी इक्वेशन ऑफ लाइन था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे मेरे पास ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लेकिन किस फॉर्मेट में है, यहां पे हमें 2 पॉइंट गिवन था, है ना। तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन ये किस फॉर्म में है, 2 पॉइंट फॉर्म में, है ना। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, और अगर आपको एक पॉइंट एंड एक वेक्टर गिवन हो तो ये किस फॉर्मेट में, पॉइंट एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन था तो भी हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीजें थोड़ा सा क्लियरिटी आपको आ रहा होगा कि जब भी हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी तो हमें बेसिकली ध्यान क्या रखना है ना, ध्यान क्या रखना है कि हमें हमारा मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, या नहीं तो 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट होगा तो हम फिर एक वेक्टर जनरेट कर ही पाएंगे, है कि नहीं। तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया हमारे पास, टू राइट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट एंड वेक्टर चाहिए, और एक पॉइंट या एक वेक्टर हमें चाहिए होगा, या नहीं तो 2 पॉइंट चाहिए होगा, है ना। तो 2 पॉइंट से हम एक वेक्टर जनरेट कर ही सकते हैं और एक पॉइंट को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2 पॉइंट या फिर एक पॉइंट और एक वेक्टर, है ना। और अगर है ना, तो एक पॉइंट या एक वेक्टर और 2 पॉइंट दिया हुआ तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन है समझने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें बस यही खोजना है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं, टू राइट अ लाइन ऑफ इक्वेशन, टू राइट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, टू राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन we need 1 point and 1 vector और 2 points, है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए, हमेशा हम क्या खोजेंगे, या तो हमारे पास एक पॉइंट और एक वेक्टर होना चाहिए, है ना, जिसको हम यूज कर पाए, या नहीं तो 2 पॉइंट हो जाए, है ना। तो 2 पॉइंट हो जाएगा तो भी आप घूम के इस वाले पॉइंट पे पहुंच सकते हो, है ना। तो बेसिकली हम लोग जब लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम किस टर्म में पढ़ते हैं, पॉइंट और वेक्टर के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, है ना। तो अब से जब हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए बोलेगा, है ना, तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 1 पॉइंट एंड 1 वेक्टर चाहिए। ठीक है, हम बेसिकली यही बोलेंगे। अगर 2 पॉइंट भी दिया हुआ है तो आप एक वेक्टर तो जनरेट कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो उस केस में भी ये मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पॉइंट और एक वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो एक पॉइंट और एक वेक्टर हम लिख पाएंगे। तो इस चीज को मैं समराइज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट हमें दिया हुआ तो कैसे लिखेंगे इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट के लिए हमें 2 पॉइंट गिवन होगा, किसके फॉर्मेट में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में। तो हमें करना क्या है, इससे ज्वाइन होने वाले लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। तो इससे ज्वाइन होने वाले लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर पहले जनरेट करेंगे। ठीक है, और जनरल पॉइंट को यूज करके हम एक वेक्टर बनाएंगे और दोनों वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, r माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और यहां से हम r को क्या लिख पाएंगे, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन किस फॉर्मेट में है, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में लिखा हुआ है, तो ये सब पूरा क्या है, वेक्टर फॉर्म में ही है ना। दूसरा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया लाइन के इक्वेशन लिखने का। दूसरा मेथड हमने क्या बताया कि 1 पॉइंट एंड 1 वेक्टर फॉर्म, है कि नहीं, 1 वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अगर हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे मान लो यहाँ पे ये गिवन है और एक वेक्टर हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, और हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, है ना। कौन सा वेक्टर बोलते हैं इसको, हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेना होगा, है ना। तो जनरल पॉइंट यहाँ पे r ले लो, r माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं, और r माइनस ए किसके पैरेलल हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स c के, है कि नहीं। तो r को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस लैम्डा टाइम्स c वेक्टर। ठीक है, a टाइम्स लैम्डा टाइम्स c वेक्टर। तो ये किस फॉर्मेट का, ये भी क्या है हमारे पास, वेक्टर की ही इक्वेशन है, सॉरी ये भी लाइन की ही इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्म में है, ये 1 पॉइंट एंड 1 पैरेलल वेक्टर के फॉर्मेट में, है ना। और ये भी एक्चुअली में वेक्टर में लिखा हुआ है, जिसको हम भी क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लाइन है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो है ना, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, r इक्वल टू ए, और a की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन को ध्यान रखना है, हमेशा एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन, है ना। तो लाइन किस डायरेक्शन में होगा, तो लाइन किस डायरेक्शन में होगा, इसी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लाइन किस डायरेक्शन में होगा, तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन इज along the direction of line is along the parallel vector। ठीक है, और है ना, ये जो वेक्टर वाला पार्ट होता है लैम्डा इंटू सी जो लिखा था, तो अगर हमें कोई मान लो कि यहां पे मैं लिख देता हूं r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स सी लिखा हुआ है ना, और हमसे पूछता है कि इस लाइन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, है ना, इस लाइन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो क्या बताओगे, है ना, दिस लाइन इज अलोंग दी सी वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें इस वेक्टर वाले पार्ट पे सोचना है। तो जब भी आपसे अगर कोई ये पूछता है कि डायरेक्शन, लाइन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो हमें एक्चुअली में किसके डायरेक्शन की तरफ बताना है, सी वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ बताना है। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या लिखोगे आप, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी वेक्टर। तो जिस तरफ
आपका सी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही किसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन होगा, है ना। और वैसे ही आपसे डायरेक्शन रेशियो की भी बात कर सकता है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसके इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसके इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी वेक्टर, है ना। तो जिस तरफ वेक्टर का जो डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता है, वही लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होता है ना। तो यहां पे आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी कि जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कोई चीज पूछे या डायरेक्शन डीसी या डीआर से रिलेटेड कोई चीज पूछे, तो हमें किसके बारे में सोचना है, वेक्टर के बारे में सोचना है ना। तो ये लाइन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, एक पॉइंट का कॉम्बिनेशन है और एक वेक्टर का कॉम्बिनेशन है ना। तो वेक्टर और पॉइंट को कंबाइन करके हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जब भी वो डायरेक्शन की बात करेगा, कुछ भी बात करेगा, तो हमें किसके बारे में सोचना है, सी वेक्टर के बारे में सोचना है, ठीक है। और किसी वेक्टर के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना बताया था, ठीक है। तो उस चीज को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मान लो मेरे पास सी वेक्टर है C1i, है ना। आपको याद होगा कि i j k के फॉर्मेट में हमें वेक्टर गिवन होगा, है ना। तो C1i C2j C3k, तो अगर मुझे इसका DC लिखना है, DC मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन आप, और पहले हम डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या बोलोगे, जो i j k का कंपोनेंट होता है वही क्या होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या निकालना होता है, एल एम एन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, C1 बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर, है ना, C2 बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर और C3 बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। और मॉड ऑफ सी क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, रूट ओवर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, है ना। तो ये किसी भी वेक्टर के लिए, इन जनरल वेक्टर के लिए, ये मैंने आपको वेक्टर वाले पार्ट में बताया था कि किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारे पास ये क्या हो जाता है ना, यहीं पे हमारे लिए ये पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है, एल कहलाता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 बाय मॉड ऑफ एल, मॉड ऑफ सी वेक्टर। सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या दे देगा, एम वैल्यू, तो क्या लिखेंगे C2 बाय मॉड ऑफ सी, और तीसरा वैल्यू क्या हो जाता है एन, ये क्या होता है C3 बाय मॉड ऑफ C3, है ना। और एल एम एन ही किसके इक्वल होता है, कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के इक्वल, याद होगा। और एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ये सब आपको बताया हुआ है, बस मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। बीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, और गामा क्या होता है, इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में आपको रिलेशन पता है, या एल एम एन में भी आपको रिलेशन पता है। एल एम एन में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, याद होगा आपको, है ना। और इसी को अगर मैं कॉस के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। तो ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप इस तरीके से किसी भी लाइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। और लाइन के लिए कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो डायरेक्शन, लाइन का डायरेक्शन अगर पूछता है तो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर होगा, है ना। तो अगर कोई मुझे ये पूछता है, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मान लो कि अगर बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन passing through point
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड Q पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, 3, 4 है ना। तो P और Q से पास होने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट P है और ये मेरे पास पॉइंट Q है, और इस दोनों से पास होने वाले लाइन को हम कैसे लिख पाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो अगर हमें इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। लाइन की इक्वेशन अगर हमें लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, याद होगा आपको, दो पॉइंट के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, आर, यहाँ पे हमें एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई मुझसे बोलता है कि लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ, तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एक जनरल पॉइंट आर लेना होगा, है ना। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो पहले बी माइनस ए वेक्टर निकाल लो। बी माइनस ए वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस, याद होगा आपको, है ना। तो माइनस करो, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप वेक्टर लिख सकते हो। तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। और तो यहां से देखो हम आर को क्या लिख पाएंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। सारी वैल्यू पता है, पुट कर दो। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मेरे पास ये है, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, आई प्लस जे प्लस के, है ना। यही मेरा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन में ये वाला पॉइंट, ये चीज क्या है, ये मेरा पॉइंट है ना। और स्केलर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, है ना। तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन किस तरफ होता है, जिस तरफ हमारा वेक्टर होता है, यानी हमें किसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, आई जे के का, है कि नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन की अगर बात कर रहा है तो वो भी हम लिख पाएंगे, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, है कि नहीं। तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। और डायरेक्शन कोसाइन अब आपको निकालना आता है, इसका मॉड कितना होगा, √3। तो हम इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या लिख पाएंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3, है ना। तो ये मेरा, यही मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हो गया, है ना। तो कुछ भी अगर डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ भी बात करें तो हमें किसके टर्म्स में सोचना है, इसी टर्म में सोचना है ना। और यहां पे देखो हमने कौन सा कंडीशन एक्चुअली में यूज किया, यहां पे हमने कंडीशन यूज किया कोलिनियरिटी वाला, है ना। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमने कौन सा कंडीशन यूज किया, कोलिनियरिटी का। तो अगर आपको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी अगर आपको चेक करना है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना। तो कोलिनियरिटी अगर 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है तो हम क्या चेक कर सकते हैं, है ना। 3 पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है मान लो पॉइंट दिया हुआ है ए, है ना, ये 3 पॉइंट है, वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। तो ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिखा हुआ है। यानी अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं जो कि एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे पास ए वेक्टर है, ये वाला पॉइंट बी वेक्टर है और ये वाला पॉइंट सी वेक्टर है। तो अगर आपको कोलिनियरिटी की बात करेगा और ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है तो हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं डायरेक्शन के टर्म में कि क्या इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्या नहीं होगा। यानी जो लाइन ए बी से पास करेगा वही लाइन बी सी से भी पास करेगा, क्योंकि कोलिनियर है ना। तो ए बी से पास होने वाले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो किसके अलोंग होगा, बी माइनस ए के अलोंग होगा। और बी सी से पास होने वाले लाइन किसके अलोंग होगा, सी माइनस बी के अलोंग होगा, है कि नहीं। तो अगर आपको कोलिनियरिटी ऑफ चेक करना है तो आप क्या चेक कर सकते हो, सिंपली, है ना, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी कब होगा, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, और डीसी में डायरेक्टली लिख रहा हूं, डीसी ऑफ, है ना, डीसी ऑफ
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, डीसी ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यही चीज किसके इक्वल होना चाहिए, डीसी ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के भी इक्वल होना चाहिए, है ना। कोई भी, क्योंकि सब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन से भी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो, है ना। आप डायरेक्शन कोसाइन से भी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो, और ये चेक करना क्या है, थोड़ा सा काफी इजी है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना आता है। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट में से आप कोई सा भी 2 वेक्टर जनरेट कर लो और उस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चेक करके आप बता दो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा पार्ट था कि हम किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और पर्टिकुलरली हम अब लाइन के बारे में बात करें, अब हम वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली वो आपसे वेक्टर के बारे में पूछेगा, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ हमारा लाइन का इक्वेशन होगा, है ना। तो लाइन के अलोंग ही हमारा वेक्टर के अलोंग ही हमारा लाइन का भी डायरेक्शन होगा। तो जो कुछ भी वो डायरेक्शन की बात बोलेगा, डायरेक्शन कोसाइन की बात बोलेगा, डायरेक्शन रेशियो की बात बोलेगा, वो सब हम लाइन के अलोंग वेक्टर से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज 11.1 आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप आने के बाद एक्सरसाइज 11.1 आप कंप्लीट करो, और अब आप लाइन की इक्वेशन लिखना सीख चुके हो, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन भी आप इजीली कैलकुलेट करके लिख पाओगे। उसके अलावा लाइन की और क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है ना, कि कैसे इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में लाइन के इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखना होता है और क्या क्या डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, और जो सब कुछ हम लोगों ने 2D वाले पार्ट में लाइन में चेक किया, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपको एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करना है, जिसमें आपको बस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो और कोलिनियरिटी, बस यही सब बातें की गई है ना। तो वो सब क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि वो सब वेक्टर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के लाइन की इक्वेशन को लिखना सीखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कैसे लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, फिर इसके बाद हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय।